मैं उसके हिलने का इंतजार करता रहा, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। फिर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। उसने खुद को चादर से ढक लिया था, पर मैं उसे चादर के ऊपर से ही छूता रहा। मैं उसे चादर के ऊपर से 15 मिनट तक छूता रहा, पर उसने कोई इशारा नहीं किया। कमरे में बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज आ रही थी। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा। मैं आगे बढ़ा। अब उसके और मेरे बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी, पर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर डाला, उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह रख दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। बाद में मैं आजाद हो गया और आराम और घूमने फिरने के अलावा मुझे और कुछ सोचना नहीं था। पर मुझे आजाद देखकर मेरे घर वाले याद आ गए, जो मुझसे सारे काम करवाते थे। कभी सब्जी लाते, कभी कहते दूध खत्म हो गया, पर मैं जो भी करता जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इस खाली समय में कुछ मौज मस्ती करना चाहता था और इतना सारा समय बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, मैंने उनके साथ घूमने जाने का प्लान बनाया, पर सबकी कुछ मजबूरियों के कारण वो भी नहीं हो पाया। पर मम्मी ने मुझे मेरी मौसी के यहाँ जाने को कहा। उन्होंने मुझे कुछ सामान भी भेजा था, और वैसे भी तुम्हारी मौसी ने तुम्हें कितनी बार आने को कहा है, पर तुम वहां जाते ही नहीं। मेरी मौसी लखनऊ में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी पसंद नहीं था, इसलिए मैं पिछले 3-4 सालों से वहां कभी नहीं गया। मना कर देता, पर फिर मैंने सोचा कि घर पर रहने से अच्छा है मौसी के घर चला जाऊं। वहां कुछ समय बिता सकूंगा, नहीं तो मेरी पूरी छुट्टियां घर पर पड़े पड़े बेकार चली जाएंगी। 2 दिन बाद मैं मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। मौसी का घर लखनऊ के एक छोटे से इलाके में था। मेरी मौसी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मेरी मौसी के 2 बच्चे थे। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। दोनों स्कूल गए हुए थे। मेरे चाचा भी घर पर नहीं थे। मेरी मौसी ने मुझे बताया कि मेरे चाचा का दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसलिए वो हफ्ते में एक बार ही आते हैं। खाने पीने से फुर्सत पाकर मैं समय बिताने के लिए छत पर चला गया। छत पर बहुत खुला आंगन था और एक तरफ 2 कमरे थे, जिनमें से एक में स्टोर रूम बना हुआ था और दूसरे कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि उसका इस्तेमाल कभी कभार सोने के लिए किया जाता होगा। उस कमरे में एक छोटा सा पलंग था और उस पलंग के दोनों तरफ गद्दे थे। आंगन के एक तरफ पलंग था, एक छोटा सा शौचालय था जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसका इस्तेमाल बहुत कम होता होगा। मैंने छत और दीवारों से आस पड़ोस का जायजा लिया, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। मैं नीचे आया और कुछ देर आंटी से बात करने में व्यस्त हो गया। तभी बाहर का दरवाजा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के तरीके से मुझे पता चल गया कि वो मेरी आंटी की बेटी है। अगर मैं उसे कहीं और देखता तो शायद उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसका रंग बिल्कुल बदल चुका था। वो दूध की तरह सफेद थी, बेदाग चेहरा था, लंबे घने बाल जो उसने पोनीटेल के रूप में बांध रखे थे, उसका सफेद रंग धूप की वजह से लाल हो रहा था। उसने आकर मेरा अभिवादन किया, जिसका मैंने अच्छे से जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और वो कमरे के अंदर चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। मैं उसके साथ पढ़ता रहा। मैंने उससे बात करना शुरू किया। वो मेरी हर बात का बड़ी बेरुखी से जवाब दे रही थी और किसी और बात पर बात नहीं कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो 9वीं क्लास में पढ़ती है और उसके स्कूल में इन दिनों टेस्ट चल रहे हैं। मैं आंटी और उनके बेटे से बात कर रहा हूं। मैंने बात करना शुरू किया, लेकिन मेरा मन बार बार उसकी तरफ जा रहा था। जितना वो मुझे अनदेखा कर रही थी, उतना ही मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढ रहा था। मेरे मन में उसके बारे में कोई गलत विचार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वो मुझसे बात करे,
लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मग्न थी और ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। रात को सब लोग छत पर सोते थे। आंटी ने मेरे लिए एक तरफ बिस्तर लगा रखा था। मैंने चारपाई पर बिस्तर बिछा दिया। वो मौसी के पास लेट गई और चारपाई पर सो रही थी। सब सो चुके थे, पर मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैं घर से सिर्फ 2 दिन मौसी के घर रुकने के इरादे से आया था, पर अब मेरा कारण उसका जाना नहीं था। सब सो चुके थे और मैं लेटकर दूर से उसे देख रहा था, जो रात के अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, पर फिर भी उसे देखकर मुझे शांति मिल रही थी। पता नहीं रात के किस समय मुझे नींद आ गई। सुबह जब मौसी ने मुझे जगाया तो मेरी आंख खुली और सबसे पहले मैंने उसकी तरफ देखा, पर तब तक वो शायद स्कूल जा चुकी थी। मैं उसका इंतजार कर रहा था। पूरा दिन उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वापस आने के बाद भी वो कल वाली ही दिनचर्या में लगी रही। फिर मैं अपनी मौसी के बेटे, जिसका नाम करण था, के साथ बाजार गया और उसके लिए कुछ सामान खरीदा। वहां से मैंने उसके लिए एक चॉकलेट भी खरीदी। घर आकर मैंने उसे दे दी। मैंने उसे चॉकलेट दी, पर उसने मना कर दिया और कहा कि उसे चॉकलेट पसंद नहीं है, और फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। जितना वो मेरे साथ अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी, उतना ही मैं उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। कर्ण मुझे बाहर चलने के लिए कहता, पर मैं उसके सामने मना कर देता। मुझे उससे दूर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, बस उसे हर समय देखने का मन कर रहा था। उस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और मौसी ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा, क्योंकि वहां रोशनी नहीं थी। कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं धीरे से उठकर एक तरफ दीवार के पास लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद गड़गड़ाहट के कारण जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में कोई और भी लेटा हुआ है, और अभी तक लाइट नहीं आई थी और कमरे में काफी अंधेरा था। मुझे लगता है कि करण मेरे पास आकर लेट गया होगा। तभी आसमान में बिजली चमकी, जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी हुई और मैंने देखा कि करण नहीं बल्कि उसकी बहन मेरे साथ लेटी हुई है। मेरी सांस रुक गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई जान ही नहीं है। उसे अपने इतने करीब सोया हुआ देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपने होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ मुंह करके करवट लेकर लेटा रहा। अगर मैंने जरा भी हरकत की तो मेरी मौत हो जाएगी। मैं काफी देर तक उसी हालत में लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मैं सामान्य हुआ और फिर मुझे उसे छूने का मन हुआ। अगर खुल जाए तो कुछ दिक्कत हो सकती है। मुझे अंदाजा हो गया था कि कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो यहां आकर लेट गई है। अगर उसे पता होता तो वो कभी यहां नहीं लेटती। ऐसा कुछ करने से पहले यह समझ लेना जरूरी था कि वो यहां गलती से लेटी है या जानबूझकर। मैंने अपना हाथ उसकी बगल में ऐसे रखा जैसे वो नींद में करवट बदल रही हो, लेकिन मैंने हाथ ऐसे रखा कि उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही मेरा हाथ उसके ऊपर लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से एक अजीब सा करंट गुजर गया हो। उसकी बाहें रेशमी तकिए की तरह मुलायम थी। मेरी योजना के मुताबिक जैसे ही मेरा हाथ उसके ऊपर लगा, उसकी आंखें खुल गईं और वो तुरंत उसने मेरे हाथ पीछे खींच लिए और उठकर बैठ गई। अंधेरे में मेरी तरफ गौर से देखने लगी, मानो यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे अभिनय कर रहा था मानो मैं गहरी नींद में हूं और मुझे अपने आसपास की दुनिया का कोई पता नहीं है। मेरे हल्के खर्राटों से मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो करण की जगह मेरे साथ सो रही है। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और बिस्तर के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मैंने गहरी सांस ली और खुद को कोसने लगा कि उसे जगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में कम से कम वो मेरे बगल में लेटी तो थी। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा
या नहीं। अगले दिन भी उसका व्यवहार पहले जैसा ही रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कल रात की घटना पर कोई प्रतिक्रिया दे रही है। हाँ, आज वो थोड़ी चिंतित लग रही थी और पहले से ज्यादा अपनी पढ़ाई में मग्न थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। तो इसके बजाय आंटी ने मुझे बताया कि कल उसका गणित का एग्जाम है और वो गणित में बहुत कमजोर है। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं देर रात तक उसके साथ बैठा रहा और उसे गणित की तैयारी में मदद करता रहा। इस दौरान मेरा हाथ कई बार उसके हाथ से छू गया और ऐसा लगा जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो। उसके बाद वो मुझसे कुछ हद तक फ्रैंक हो गई। अगले दिन जब उसने पेपर देखा तो वो बहुत खुश दिखी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि पेपर बहुत अच्छा था। वो चला गया है और आज मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। तो उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे एग्जाम अच्छे से हुए। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में थामे मैं खुद से अजनबी हो गया। उसके बाद मैंने उसका एक बिल्कुल अलग रूप देखा। वो मेरे साथ बहुत फ्री हो गई थी और अगले 2 दिनों तक हमने खूब बातें की। उस रात जैसे ही हम सोए फिर से बारिश शुरू हो गई और आज भी चाची ने मुझे अंदर जाकर सोने को कहा। मैं कमरे के अंदर चला गया। मैं दूसरी तरफ बैठ गया और जहां करण सो रहा था वहां सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उसी समय बिजली चमकी और उन चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि कर्ण की जगह वो मेरे साथ सो रही है। मैं चौंक गया। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा कि उस दिन की तरह फिर ना, अगर आंटी ने मुझे लाइट आने पर या सुबह उठने पर देख लिया तो मुझे पता चल जाएगा। नहीं, वो क्या समझेगी। मैंने अपना हाथ उनकी बांह पर ऐसे मारा जैसे मुझे नींद आ रही हो। वो उठकर बैठ गईं और मुझे गौर से देखने लगी और फिर से उसी जगह पर लेट गई। पर मैं फिर भी लेटी रही और ऐसे अभिनय करती रही जैसे कि मैं सो रही हूं। मैं दीवार से टिक गई। मैं अपनी तरफ करवट लेकर थी और वो बेड के साइड में था। हम दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, पर फिर मैं 10 से 15 मिनट तक वैसे ही लेटी रही। फिर हिम्मत जुटाकर मैं दूसरी तरफ सो गई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। जैसे ही मैंने हाथ रखा, पता नहीं मुझे क्या होने लगा। मैं कुछ देर तक उसके कुछ करने का इंतजार करती रही, पर ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में सो रही है। फिर मैंने और हिम्मत जुटाई। वो आई और उसने अपने चारों तरफ एक चादर लपेट ली थी और मैं उसे चादर के ऊपर से 15 मिनट तक सहलाता रहा। मैं उसे चादर के ऊपर से सहलाता रहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में बहुत अंधेरा था और बाहर तेज बारिश की आवाज आ रही थी। अब मैंने और हिम्मत जुटाई और मैं थोड़ा आगे सड़क की तरफ और उसकी तरफ बढ़ा। हमारे बीच की दूरी काफी कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर डाला तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की और मैं ऐसे ही लेटा रहा। लेकिन अब तक उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। फिर वो सीधी होकर लेट गई और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। ऐसा करने से मेरे पूरे बदन में एक सनसनी फैल गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने थोड़ी देर तक कोई हरकत नहीं की। तब तक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में रखा, फिर मेरे करीब आई और धीरे से मेरे कान में फुसफुसा कर बोली, मैं बगल वाले स्टोर पर जा रही हूं, कुछ देर बाद वहां आ जाना। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और बैठ गई और आस पास का जायजा लेने लगी। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। ये सुनकर मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और सोचने लगा कि वो कौन सी लड़की है जिसने मुझसे बात भी नहीं की। वो मुझे इतनी रात को अकेले मिलने के लिए कह रही है। खैर, अभी लाइट नहीं आई थी और आंटी खर्राटे मारकर सो रही थी। फिर मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया, पर अंधेरे के कारण मैं देख नहीं पा रहा था कि कुछ
आ नहीं रहा था। मैं धीरे धीरे चेक करते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। मैं स्टोर रूम में दाखिल हुआ ही था कि उसने मुझे पकड़कर गले लगा लिया। वो दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वो अपने प्यार के पास चली गई, जताया कि हम 23 दिनों में एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन जब मैं अपने घर के लिए निकलने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके करीब गया और कहा कि यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ समय बिताया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह हो गया है। और घर पहुंचकर मैं अपनी मां को प्रपोज करने के लिए तुम्हारे घर भेजूंगा। यह सुनकर उसने शर्म से अपनी आंखें नीची कर लीं। मैंने उसके आंसू पोंछे और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने अपने मां और पिताजी को प्रपोज करने के लिए भेजा। मेरे मां और पिताजी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर मेरी मौसी ने भी मंजूरी दे दी और इस तरह हमारी शादी हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।